नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं बंगाल विजय अंग्रेजों द्वारा, जिसमें हमने दो भाग पहले पढ़े थे। आज पार्ट तीसरा है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मीर जाफर एवं मीर कासिम तथा अंग्रेज। मीर जाफर अंग्रेजों के संरक्षण में बंगाल के नवाब बने 1757 ईस्वी में। फिर मीर जाफर ने अंग्रेजों को पर्याप्त धन दिया। फिर सतासीन मीर जाफर को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। फिर अंग्रेजों ने मीर जाफर को पदच्युत कर उनके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। साथ ही हम ये भी पढ़ेंगे कि अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच क्या गतिरोध था, या मीर कासिम के महत्वपूर्ण कार्य कौन से थे। मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच व्यापार को लेकर गतिरोध, अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग। तीसरा, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, अंग्रेज सेना और मीर कासिम के बीच में। पहले पढ़ते हैं मीर जाफर के बारे में। हमने देखा कि मीर जाफर के नेतृत्व में सिराजुद्दौला की सेना की एक टुकड़ी प्लासी के युद्ध में तटस्थ रही। उस तटस्थता का मीर जाफर को लाभ मिला, बंगाल का नवाब बनाकर अंग्रेजों द्वारा। मीर जाफर को अंग्रेजों का द्वारा बंगाल का नवाब बनाया गया सिराजुद्दौला की जगह पर। प्लासी की लड़ाई से पूर्व ही क्लाइव ने मीर जाफर को नवाब पद देने का वादा भी किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने। यह सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता का उपहार भी था। कंपनी को नवाब ने अपनी कृतज्ञता के रूप में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति भी प्रदान कर दी। यानी अब जो थोड़ा बहुत शुल्क लेकर व्यापार करने की अनुमति थी अंग्रेजों को, वो अब मीर जाफर द्वारा शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी गई, यानी मुक्त व्यापार की। कलकत्ता के पास 24 परगना की जमींदारी भी अंग्रेजों को मिल गई। अब अंग्रेज जमींदार भी बन गए थे, क्योंकि 24 परगना की जमींदारी मीर जाफर द्वारा अंग्रेजों को दी गई। ब्रिटिश व्यापारियों एवं अधिकारियों को निजी व्यापार पर भी कर से मुक्ति मिल गई। यानी अब तक कंपनी के माल पर ही व्यापार में छूट थी, शुल्क में छूट थी, लेकिन अब ब्रिटिश व्यापारियों और अधिकारियों को निजी व्यापार पर भी कर में छूट मिल गई। ये सारी बातें तो सार्वजनिक रूप में हुई। मीर जाफर को अपने अंग्रेज मित्रों के द्वारा किए गए समर्थन के लिए भारी रकम भी अदा करनी पड़ी, परंतु मुर्शिदाबाद के सरकारी कोष में क्लाइव और उनके अन्य साथियों की मांगों को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त धन न था। यानी मुर्शिदाबाद में जो सरकारी राजकोष था, तो उस सरकारी राजकोष में इतना धन नहीं था कि रॉबर्ट क्लाइव और उनके साथियों की मांगों को पूरा कर सके। किसके द्वारा? मीर जाफर द्वारा, क्योंकि उनकी साथियों क्लाइव और रॉबर्ट क्लाइव और उनके साथियों की धन की मांग लगातार बढ़ती जा रही थी। फिर भी मीर जाफर ने अंग्रेजों को नजराने और हर्जाने के रूप में लगभग 17,50,000 रुपये अदा किए गए। यानी मीर जाफर ने अंग्रेजों को पर्याप्त धन दिया। क्या क्या दिया? नवाब बनने के बाद एक तो 24 परगने की जमींदारी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार की छूट, और ब्रिटिश व्यापारियों एवं अधिकारियों को निजी व्यापार की छूट, और इसके अलावा 17,50,000 रॉबर्ट क्लाइव और उनके साथियों को दिया गया। अगला आता है, जब मीर जाफर सतासीन हुआ, नवाब बना बंगाल का, तो उसको कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसमें पहला था मिदनापुर के राजा राम सिन्हा और पूर्णिया के अली खां जैसे जमींदारों ने उसे अपना शासक मानने से इनकार कर दिया। यानी मिदनापुर के राजा राम सिन्हा और पूर्णिया के अली खां ने मीर जाफर को नवाब मानने से ही मना कर दिया। दूसरा, उसको अपने कुछ अधिकारी विशेषकर दुर्लभ राय की वफादारी पर संदेह था। उसको ये संदेह था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि जिस प्रकार मैंने सिराजुद्दौला के साथ किया, वैसा के वैसा मेरे साथ ना हो जाए। उसे विश्वास था कि दुर्लभ राय ने जमींदारों को उसके विरुद्ध विद्रोह के लिए उकसाया था, परंतु दुर्लभ राय क्लाइव की शरण में था, इसलिए वह उसको छू भी नहीं सका। दुर्लभ राय क्लाइव की संरक्षण में था, तो वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगला, मुगल बादशाह का पुत्र, जो बाद में शाह आलम के नाम से जाना गया, ने बंगाल के सियासत पर अधिकार करने का प्रयास किया। यानी दो धनदानी से संपूर्ण बंगाल का राज्य भी मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय प्राप्त करना चाहते थे। तो यह भी एक तरह से डर बना रहता था कि ऐसा ना हो कि मुगल बादशाह मेरे राज्य पर अधिकार कर ले। अगला,
उसकी कठिनाई क्या थी? अंग्रेजी कंपनी का ऐसा विचार था कि मीर जाफर डच कंपनी के सहयोग से बंगाल में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव में कटौती करने का कोशिश कर रहा था। यानी कंपनी को मीर जाफर के प्रति और मीर जाफर को कंपनी के प्रति संदेह था कि मीर जाफर को लगता था कि कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी मुझे कभी भी पद से हटा सकती हैं, यानी अंग्रेज मुझे पदच्युत कर सकते हैं बंगाल नवाब के पद से। और कंपनी को लगता था कि ये डचों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। इस बीच जाफर के पुत्र मीरान की मृत्यु के कारण उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर एक बार फिर विवाद हो गया। मीरान के पुत्र और मीर जाफर के दामाद मीर कासिम के बीच इसके लिए संघर्ष हुआ। कलकत्ता के नए गवर्नर वांशीटाट ने मीर कासिम का पक्ष लिया। वांशीटाट के साथ एक गुप्त समझौते के द्वारा मीर कासिम कंपनी को आवश्यक धन अदा करने के लिए इस शर्त पर सहमत हुआ कि यदि वे बंगाल के नवाब के लिए उसके दावा का समर्थन करें। हम देखते हैं कि जैसे ही मीर जाफर के पुत्र का निधन हुआ तो मीरान के पुत्र और मीर कासिम जो मीर जाफर का दामाद था उसके बीच उत्तराधिकार का विवाद हो गया। तो जो नए गवर्नर वांशीटाट थे उन्होंने मीर जाफर की जगह मीर कासिम को बंगाल के नवाब का वादा किया और मीर जाफर को पद त्यागना पड़ा अपने दामाद मीर कासिम के पक्ष में। अब आता है मीर कासिम और अंग्रेज। मीर कासिम अली वर्दी खां के उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य था और अंग्रेजों की चाल भली भांति समझता था। जब 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु हुई उसके बाद से जो भी नवाब हुए उनमें मीर कासिम सबसे योग्य था और अंग्रेजों की चाल को भली भांति समझते थे। इसलिए सत्ता को प्राप्त करने के बाद मीर कासिम ने 2 महत्वपूर्ण कार्य किए। कौन से 2 महत्वपूर्ण कार्य किए? पहला कार्य, अपनी पसंद के अधिकारियों के साथ उसने नौकरशाही का पुनर्गठन किया और सेना के कौशल और क्षमता को बढ़ाने के लिए उसमें सुधार किया। मीर कासिम को लगता था कि भविष्य में हमारा युद्ध अंग्रेजों के साथ होगा, तो अतः हमें अपनी नौकरशाही का पुनर्गठन करना चाहिए और सेना का प्रशिक्षण या उनकी सेना का कौशल विकास या क्षमता में सुधार करना चाहिए। तो उसने एक काम किया। दूसरा काम किया, कलकत्ता में स्थित कंपनी से सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर में हस्तांतरित कर दिया। यानी अपनी राजधानी जो मुर्शिदाबाद थी, जो कलकत्ता के पास थी, उनको लगता था मीर कासिम को कि लगातार अंग्रेज हमारे राज्य को अस्थिर कर सकते हैं षड्यंत्र द्वारा, तो ऐसा हो कि हम अंग्रेजों से थोड़ा दूर चले जाएं। और तो उन्होंने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से बदलकर मुंगेर कर ली, हस्तांतरित कर ली। फिर उसने व्यापार में कंपनी द्वारा की जाने वाली अनियमितताओं के विरुद्ध कदम उठाने शुरू किए। अनियमितता क्या कि जो दस्तक अंग्रेजों को मिली हुई थी, यानी शुल्क मुक्त व्यापार के जो प्रमाण पत्र मिले हुए थे, अंग्रेज न केवल अपने व्यापार के लिए, अपनी कंपनी के व्यापार के लिए, बल्कि स्वयं के निजी व्यापार के लिए, साथ ही साथ यहाँ तक कि भारतीय व्यापारियों के लिए भी बहुत शुल्क मुक्त प्रमाण पत्र दे देते थे, जिससे क्या होता, नवाब को राजस्व की हानि होती। तो ऐसी अनियमितताओं के विरुद्ध कदम उठाया मीर कासिम ने। उसने शाही फरमान के व्यक्तिगत उपयोग पर कड़ी आपत्ति की। 1762 ईस्वी के अंत में मुंगेर में अंग्रेज प्रतिनिधि वांशीटाट ने मीर कासिम से संधि की। इसे अंग्रेजों से ली जाने वाली चुंगी की राशि 9% रखी, पर कलकत्ता की काउंसिल ने इस संधि को अस्वीकार कर दिया। मुक्त व्यापार वे अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। कौन? अंग्रेज। मीर कासिम जब इस बात से अवगत हुआ तब उसने एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए भारतीय व्यापारियों को भी कर मुक्त व्यापार करने की आज्ञा दे दी। जब कासिम को लगा कि अंग्रेज नहीं मान रहे, तो उसने एक आदेश द्वारा, एक फरमान द्वारा ये भी कर दिया कि भारतीय व्यापारी भी कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं। अब क्या हुआ, अंग्रेज व्यापारी और भारतीय व्यापारी समकक्ष हो गए। अब कोई भी शुल्क मुक्त व्यापार कर सकते थे। तो अंग्रेजों को जो व्यापार से लाभ हो रहा था वो अब चला गया, लाभ नहीं होता था। अंग्रेजों ने मीर कासिम के इस कदम को अपमानजनक माना अपने लिए और 9 जुलाई 1763 को बर्धमान के निकट कहवा में, 2 अगस्त 1763 को मुर्शिदाबाद जिले के गिरिया में और सितंबर 1763 को राजकमल के निकट उद्दोनाला में अंग्रेजों के हाथों पराजित होने के बाद मीर कासिम मुंगेर की तरफ भागा और तदनुपरांत पटना। यानी 3 अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ हुई मीर कासिम की और अंग्रेजों के बीच, जिसमें मीर कासिम पराजित हुआ और भाग गया। पहले मुंगेर भागा, फिर पटना चला गया।
मीर कासिम अंग्रेजों से बंगाल हासिल करने के विचार से अवध की ओर भागा वहाँ से, और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ एक संधि की। कौन? मीर कासिम भागकर अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के पास गया और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के पास, और मिलकर एक संधि की। अवध आकर मीर कासिम ने बंगाल के नवाब शुजा-उद-दौला और शरणार्थी मुगल शहंशाह शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर एक संघ बनाया। शीघ्र ही शक्ति परीक्षण भी हो गया, यानी युद्ध भी हो गया। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर के युद्ध प्लासी की तर्ज पर नहीं बल्कि बिल्कुल तैयारी और अपनी अपनी क्षमता के साथ हुआ। यानी प्लासी का युद्ध तो एक छोटी सी मुठभेड़ थी जिसमें सिराजुद्दौला की अधिकांश सेना क्या थी? तटस्थ थी। लेकिन बक्सर का युद्ध जो अंग्रेजी सेना और मीर कासिम के बीच, जिसमें उसका साथ दे रहे थे नवाब शुजा-उद-दौला और अवध नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल शहंशाह शाह आलम द्वितीय। तो एक बिल्कुल मुठभेड़ नहीं थी बल्कि एक बड़ी अपनी अपनी क्षमता का युद्ध था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने अपने रण कौशल का परिचय दिया। दक्षिण में फ्रेंच सेना के विरुद्ध अपने अभियानों के अनुभव काम आए, और वांडीवास में 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को करारी मात दे दी थी। मीर कासिम का संघ बुरी तरह पराजित हुआ। इस युद्ध में उत्तर भारत की प्रत्येक संभावनाओं को अंग्रेजों ने कुचल दिया। मुगल शक्ति की बची हुई साख भी धूल में मिल गई, क्योंकि मुगल शक्ति जिसमें स्वयं मुगल शहंशाह शाह आलम द्वितीय की सेना भी थी, उसकी भी हार हो गई। तो मुगलों की जो शहंशाह की जो बादशाह की जो साख बची हुई थी वह भी धूल में मिल गई। युद्ध के बाद 1765 ईस्वी में क्लाइव दूसरी बार बंगाल की गवर्नर बनकर लौटा। उसने बक्सर युद्ध के समझौते के मसौदे तैयार किए। मुगल शहंशाह ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर दी, परंतु क्लाइव के आने से पहले ही मीर जाफर की मृत्यु हो चुकी थी। यानी जब मीर कासिम को पद से हटाया गया तो उसके बाद मीर जाफर को पद पे बंगाल नवाब बनाया गया था। जब बंगाल नवाब मीर जाफर की मृत्यु हो गई थी दूसरी बार नवाब बनने पर फरवरी 1762 में, तो उसके बेटे नजीब-उद-दौला को अंग्रेजों ने नवाब की गद्दी पर बैठा उसके साथ संधि कर ली। नवाब की सेना भंग कर दी गई। बंगाल में एक नायब सूबेदार का प्रावधान किया गया जिसकी नियुक्ति कंपनी द्वारा होनी थी। मोहम्मद रजा खां बंगाल का पहला और अंतिम नायब सूबेदार बना। हम क्या देखा हमने कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को अंग्रेजी सेना और मीर कासिम, अवध नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल शहंशाह शाह आलम द्वितीय ने मिलकर जो संघ बनाया था उसकी सेना और अंग्रेजी सेना के बीच युद्ध में अंग्रेजी सेना की विजय हुई। और उसके बाद कुछ संधियाँ हुई। इलाहाबाद की संधि, जिसमें एक संधि हुई थी अवध के नवाब के साथ, दूसरी संधि हुई थी शाह आलम द्वितीय के साथ। इसको हम पार्ट दूसरे भाग में पढ़ेंगे। तो मीर कासिम को भी हार का सामना करना पड़ा बक्सर के युद्ध में 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में।